नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और जो आपकी हम इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी क्लास जो रहेगी वो 10th क्लास रहेगी। हमारी आज जो इंडियन पॉलिटी में हमारी क्लास रहेगी वो 10th क्लास रहेगी। और इंडियन पॉलिटी में हमने जो क्राउन रूल जो कर लिए, कंपनी रूल कर लिए, संविधान सभा की कल हमने प्रमुख समितियां की थी। और संविधान सभा की जो उससे पहले जो संविधान सभा थी उसका गठन वो सब कुछ कर लिया था, कल समितियां की। और जो इसको संविधान जो लिखने का काम किया था प्रारूप समिति, उसके सारे मेंबर कर लिए थे। आज जो हमारी संविधान सभा जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, उसके बारे में जो किसने संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान कितने उस पर खर्चा हुआ, कितने टाइम में बना, और क्या क्या उसमें मतलब चेंज जो किए गए, कितने उसमें आर्टिकल है, कितने भाग थे, और जब इसको लागू किया गया तब अंतिम बैठक क्या थी, वो सारा आज हम जानेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। और हमारी जो इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी आज हमारी 10th क्लास रहेगी। संविधान भी अभी तक हमने संविधान सभा पढ़ा, अब संविधान बन गया। अब प्रारूप समिति ने संविधान बना दिया, तो संविधान सभा से संबंधित कुछ है भी। जो संविधान बनाने हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। परंतु उसमें कुछ वन लीनियर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम अगर करें भाई, अगर पूछे संवैधानिक जो सलाहकार है, संवैधानिक है, अगर सलाहकार की बात करें भी संविधान लिखने का काम किया था, तो वो निर्माता पूछे संविधान का, भारत के जो संविधान लिखने का काम किया वो अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर को निर्माता कहा जाता है। परंतु उसके सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार पूछे तो वी.एन. राव थे। वी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। और ये जो वी.एन. राव जो व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति, और कहे तो उन्होंने जो संविधान जो लिखने में जो मदद की वो फ्री सेवा दी थी भी। इन्होंने जो एम.एन. रॉय वकील भी रह चुके थे, और इन्होंने जो सब कुछ जो कार्य किया संविधान लिखने में, जितनी उन्होंने मदद की तो उन्होंने फ्री सेवा दी थी। बाकी सभी मतलब उनको चार्जेस मिला था भी, जो जैसे है तो उनको मान लो पेंशन वगैरह दी गई थी। जो फ्री मान लो सेवा देने वाला कौन था, वो सलाहकार था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव था। और कहते हैं भी बी.एन. राव ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। बी.एन. राव ने कितने देशों का संविधान पढ़ा था, लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था। ये भी बात है ध्यान रखना। संवैधानिक सलाहकार कौन, बी.एन. राव था। उसके बाद मैंने लिखा है कि संविधान बनने में जो समय लगा था, संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हमारा संविधान बनकर पूरा संविधान बन गया था। उसको जो समय लगा था, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2 बरस 11 महीने 18 दिन। संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 बरस 11 महीने 18 दिन लगे थे भी संविधान बनने में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लगभग ये मोस्टली अगर 3 महीने लग गए थे, अगर प्रॉपर सही पूछ ले तो 2 बरस 11 महीने 18 दिन लग गए थे। इस संविधान बनाने में जो खर्चा आया, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है भी संविधान बनाने में जो खर्चा आया था, क्योंकि भाई कोई काम ऐसे तो होता नहीं, इतने देशों का संविधान पढ़ना, जाना, उनके बारे में डिस्कस करना, जो व्यक्ति लगे थे उनको पेंशन देना, तो जो खर्चा आया लगभग की बात करें तो ये 64 लाख खर्चा रहा था। संविधान है बनने में जो खर्चा आया था वो लगभग 64 लाख रहा था। अगर सीधा पूछ ले भी, अगर मान लो सारी जो इसमें संख्या दी हो तो 63 92 729, ऐसे याद करना भी 63 92 729, 63,92,729 जो इस पे खर्चा आया, इस लगभग ऑलमोस्टली 64 लाख। तो इतना ध्यान रखना, 63 92 729 से इसे याद करना भी। सारे इकट्ठे 63,92,000 ऐसे नहीं याद कर सकते, 63 92 और 729 ऐसे याद रख सकते हैं। तो लगभग 64 लाख रहा। हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु हमारा संविधान लागू हुआ
वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुई। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भी हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हम 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। 26 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये हमारा उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारा संविधान जो बनना, जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद जो अंतिम बैठक की बात करें, भी हमारे संविधान को लेके जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान की जो अंतिम बैठक की बात करें तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हमारे संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा को लेके, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू 26 नवंबर क्यों चुना वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम अंतिम बैठक की बात कर लेते हैं। भी हमारा जो संविधान सभा की, हमारी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी को हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। और उस दिन हमने 3 चीजें अपनाई थी। हमने राष्ट्रपति अपना लिया था, राष्ट्रपति पद को अपना लिया था। और राष्ट्रपति पद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने मनोनीत कर लिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने मनोनीत कर लिया था। कौन सी तारीख को? 24 जनवरी 1950 को ही। और राष्ट्रपति का आगे हम पढ़ेंगे किस किस देश से हमने क्या लिया। राष्ट्रपति का पद लिया था वो हमने यूएसए से लिया था। तो राष्ट्रपति जो पद है उसको अपना लिया था। उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में मनोनीत भी कर लिया था। उसके बाद अगर बात करें, हमने राष्ट्रीय गान को अपना लिया। हमने राष्ट्रीय गान को अपना लिया। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है भी? जन गण मन भी। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन। इसको हमने अपना लिया था भी। अगर बात करें भी राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया भी राष्ट्रीय गान के रूप में, तो हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रपति पद भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम भी। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम भी। हमारे राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जो हमने कब अपनाया भी? राष्ट्रीय गीत को भी हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। थोड़ा हम राष्ट्रीय गान के बारे में बात कर लेते हैं भी। सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है पहली बार कब गाया गया था? पहली बार अगर बात करें राष्ट्रीय गान जो हमारा पहली बार कब गाया गया था, तो हमारा राष्ट्रीय गान जो पहली बार फर्स्ट बार जो गाया गया था वो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और ये अधिवेशन किसका था भी? कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन जो हर साल हुआ करते थे, हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जो क्या गाया गया था भी? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन गण मन गाया गया था। पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और राष्ट्रीय गान जो लिखने का काम किया है, राष्ट्रीय गान है जो लिखने का काम किया है भी, अगर पूछे भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ भी राष्ट्रीय गान जो लिखने का काम किया है, राष्ट्रीय गान को लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भी। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कहते हैं भी जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों का राष्ट्रीय गान लिखा? मैं ऊपर लिख रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा था भी। 3 देशों का क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान लिखा था।
और ये रेड पेन कम दिखाई दे तो भी सुनने पे ज्यादा फोकस करना। अगर लाइट से भी पेन रेड कम दिखाई देता है तो सुनने पे फोकस रखना। भी रविंद्रनाथ ने 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, वो देश कौन कौन से? भारत भी, इंडिया हो गया, इंडिया, श्रीलंका भी, श्रीलंका और बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश भी। 3 देश कौन कौन से थे? श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश भी। बांग्लादेश, 3 देशों का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट भारतीय, फर्स्ट एशियाई व्यक्ति है भी, फर्स्ट एशियाई व्यक्ति जिसे क्या मिला था भी? नोबेल पुरस्कार पाने वाला। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी। फर्स्ट व्यक्ति एशियाई जो नोबेल पुरस्कार है भी, फर्स्ट व्यक्ति जो एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाला, एशिया का फर्स्ट व्यक्ति अगर पूछे भी एशिया का फर्स्ट व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला तो कौन था भी? रविंद्रनाथ टैगोर था। और ये एशिया का फर्स्ट व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला भी, नोबेल पुरस्कार है मिला, नोबेल पुरस्कार है मिला जो 1913 में मिला था भी, 1913 में। अगर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एशिया का फर्स्ट व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर था। कब मिला? 1913 में मिला। किसके लिए मिला? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला, साहित्य के लिए। पुस्तक पूछ ले भी कौन बुक के लिए मिला, किस बुक के लिए मिला? तो गीता अंजलि बुक के लिए मिला, गीता अंजलि बुक के लिए मिला। ये भी ध्यान रखना, गीता अंजलि बुक के लिए मिला। फर्स्ट व्यक्ति एशिया का नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। किस में मिला? किस फील्ड में मिला? साहित्य में मिला, लिटरेचर में मिला। किस बुक्स के लिए मिला? गीतांजलि बुक्स के लिए मिला। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और जो रविंद्रनाथ है, जो टैगोर है, इन्होंने शांति निकेतन जो विद्यालय है उसकी स्थापना की थी वेस्ट बंगाल में। और शांति निकेतन को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला वो 1921 में मिला। और शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है उसे धरोहर में शामिल कर लिया गया है। शांति निकेतन है जो यूनिवर्सिटी है इसे 42वें नंबर की जो रामसर साइड है उनमें शामिल कर लिया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी नई 42वें नंबर की 43 धरोहर शामिल हो चुकी है, जिसमें 42वें नंबर की शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया धरोहर में। तो ये ध्यान रखना, भारत में 43 धरोहर को शामिल किया गया, जिसमें 42वें नंबर की शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है। और शांति निकेतन जो स्कूल स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, वेस्ट बंगाल में की थी, 1868 में की थी। और उसको 1921 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। और जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है रविंद्रनाथ टैगोर भी। और रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध पूछे तो वेस्ट बंगाल से। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का संविधान, 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, भारत का जनगण मन, और किन का भी? बांग्लादेश का और श्रीलंका का। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और नोबेल पुरस्कार इसे किस फील्ड में मिला? क्योंकि नोबेल पुरस्कार है 6 फील्ड में मिलता है। यहाँ थोड़ी सी बोर्ड की कमी है, मैं बोलने पर ज्यादा फोकस करूंगी, सुनने पे ध्यान रखना। जो नोबेल पुरस्कार है 6 फील्ड में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 6 फील्ड कौन कौन से? तीनों साइंस हो गई, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस भी। हिंदी में कर रही हूँ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में और साहित्य में और शांति में 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले 5 फील्ड में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई वो 1896 में शुरुआत हुई, पहली बार 1901 में दिया गया। इकोनॉमिक्स वाला दिया गया वो 1969 में दिया गया भी पहली बार। पहले 5 ही फील्डों में दिया जाता था। तो साहित्य में पहला एशिया का व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला वो रविंद्रनाथ टैगोर था। 1913 में उसे फर्स्ट बार नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला व्यक्ति है ये। और किस बुक्स के लिए मिला? गीतांजलि के लिए। किस फील्ड में मिला? साहित्य में मिला। 3 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा। पहली बार हमारे जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार ये 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी ध्यान रखना। कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, तो ये भी ध्यान रखना।
उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय गीत की, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को पहली बार भी गाया गया, इसको भी पहली बार फर्स्ट बार पूछे इसे 1896 में इसे फर्स्ट बार गाया गया वंदे मातरम गीत को। और कौन से अधिवेशन में? ये भी कोलकाता में हुआ था। 1896 का जो 1896 में फर्स्ट बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। उस टाइम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया, परंतु इससे पहले ये गाया गया कौन से कोलकाता अधिवेशन में? तो 1896 में भी कोलकाता अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट बार वंदे मातरम गीत को गाया गया। और वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत जो लिखने का काम किया है वो बिक्रम चंद्र चटर्जी ने किया है। वंदे मातरम है जो गीत है, मैं यहाँ लिख रही हूँ भी वंदे मातरम, जो यहाँ ध्यान से लिखना भी, जो वंदे मातरम मैं नीचे लिख रही हूँ इसको, वंदे मातरम जो गीत लिखने का काम किया है वो किसने किया है? बिक्रम चंद्र चटर्जी ने लिखने का काम किया। बिक्रम चंद्र चटर्जी ने ये लिखने का काम किया। तो ये ध्यान रखना, बिक्रम चंद्र चटर्जी। और इसकी पुस्तक जो है आनंद मठ भी बहुत बार पूछी गई है। आनंद मठ से लिया गया है भी। वंदे मातरम गीत जो लिया है वो किसकी बुक है? आनंद मठ, बिक्रम चंद्र चटर्जी की है। उसी की बुक से, आनंद मठ से ही हमने जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में फर्स्ट बार इसे गाया गया। कोलकाता अधिवेशन में भी इसे गाया गया। और राष्ट्रीय गान को भी कोलकाता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था तब गाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। और इसको दोनों को राष्ट्रीय गीत और गान के रूप में अपनाने का काम किया है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रपति पद भी उसी दिन अपनाया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। संविधान की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी उसमें हमने 3 चीजें अपनाई। राष्ट्रपति पद को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। मैंने उसका बैकग्राउंड तुम्हें बताने की बात की है। जो बच्चों में लिख नहीं पाई बोर्ड पे कुछ जगह की वजह से, और कुछ मैंने बोल के बताया, मैंने जितना बोला है वो सारा लिख लेना। 1 लीनियर क्वेश्चन आपको यह जो जितनी बातें मैंने की है वो सारे क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें भी, ये तो हमारी अंतिम बैठक थी। उसके बाद अगर हम बात करें भी, हमारी जो संविधान सभा थी, सभा थी, उसमें कई बार पूछा जाता है भी संविधान सभा में अनुसूचित जाति ऐसी कैटेगरी के जो सदस्य थे, ऐसी कैटेगरी के जो मेंबर थे संविधान सभा में वो कितने थे? भी 33 थी। ऐसी कैटेगरी के अगर मेंबर पूछे कितने व्यक्ति थे संविधान सभा में, जिसमें संविधान सभा में हमने बात की जो 200 इसमें कितने चुनाव लड़ा गया था, 299 जो हो गए थे, तो उनमें जो 33 व्यक्ति थे वो ऐसी कैटेगरी के थे। और उसमें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछ ले तो महिलाओं की संख्या 15 थी भी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी भी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और एससी जो मेंबर थे वो कितने थे? 33 थे। एससी की अगर बात करें, अब एससी सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? परसेंटाइल में पूछे तो पंजाब में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं भी। मैं यहाँ लिख रही हूं, एससी अनुसूचित जाति लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं वो पंजाब में रहते हैं भी। परसेंटाइल में पूछे, परसेंट में। और सबसे ज्यादा वैसे पूछ ले तो यूपी में सबसे ज्यादा एससी लोग रहते हैं भी, जो एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है भी। और एसटी की बात कर लेते हैं इसके साथ। एसटी सबसे ज्यादा पूछे परसेंटाइल में तो मिजोरम में रहते भी। परसेंटाइल में पूछे तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है। और सीधा ही पूछ ले तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी लोग रहते हैं। एससी सबसे ज्यादा यूपी में है। परसेंटाइल में पूछे पंजाब में सबसे ज्यादा है। और एसटी पूछे वो अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है। तो ये ध्यान रखना, एसटी है वो मिजोरम में परसेंटाइल में सबसे ज्यादा है। और सीधा ही पूछ ले तो एमपी में सबसे ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना। ऐसे लोगों की उस टाइम जो संविधान सभा में जो मेंबर थे उसमें ऐसे लोग कितने थे? वो 33 थे। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। जो कहते हैं भी जो संविधान की जो मूल प्रतिलिपि आ गई थी ना वो 31 अक्टूबर 1947 को आ गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी जो संविधान की मूल प्रतिलिपि कब आ गई थी? ये 31 अक्टूबर 1947 को आ गई थी। अब बात आती है भी हमने जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? भी 26 जनवरी हमने क्यों चुना?
तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगी भी। 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने 29 में घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन में भी हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जवाहरलाल नेहरू उनकी एक कमेटी थी जो क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने लाहौर अधिवेशन जो 29 में हुआ उसमें घोषणा कर दी भी आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और कहते हैं भी 26 जनवरी 1930 से जितने क्रांतिकारियों ने झंडा फहराते रहे अपने देश का, वो हर साल 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस है मनाते रहे। अंग्रेजों ने उनका विरोध किया, अंग्रेजों ने उन पे लाठीचार्ज किया, अत्याचार बहुत से है, परंतु वो हर 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस है मनाते रहे। उसके बाद हम आजाद हो गए भी, और तो हमने स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त हो गया। उस 26 जनवरी को हमने यादगार के रूप में रखने के लिए हमने फैसला किया भी, संविधान तो हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, हमने फैसला किया भी उस 26 जनवरी को यादगार के रूप में रखा जाए। तो हमें 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम अपना संविधान लागू कर देते हैं ताकि वो तारीख याद रहे। तो ये 26 जनवरी 1930 की कहानी है भी। उसी दिन से हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की कोशिश की थी और हर साल क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, चाहे लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने कितना ही अत्याचार किया हो। तो उस तारीख को यादगार रखने के लिए ही हमने 26 जनवरी 1950 की तारीख संविधान लागू करने के लिए चुनी थी भी, ताकि वो तारीख याद रहे। यादगार के रूप में रखने के लिए हमने 26 जनवरी को चुना था। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और उसी को हम 26 जनवरी को अब किस रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी को हमें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हर 26 जनवरी हर साल हम जब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो उस टाइम जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट फहराता है। भी राष्ट्रीय ध्वज को कहां फहराता है? कर्तव्य पथ पर फहराता है। ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज को कर्तव्य पथ पर किसके द्वारा फहराया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा फहराया जाता है। 15 अगस्त की बात करें तो उस दिन जो राष्ट्रीय ध्वज फहराता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री फहराता है, लाल किले पर फहराता है भी। ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमें इसको अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो हमारा तिरंगा है उसको अपना लिया था भी। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें भी हमारा संविधान लागू हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और उसी डे को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो कहते हैं भी उसी दिन से 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। उसी दिन से 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर से 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं भी इनमें से कौन से आर्टिकल लागू नहीं हुए थे 26 नवंबर को, कौन से लागू हो गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखना, 26 नवंबर को कितने आर्टिकल लागू हो गए थे? तो 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे जिनमें मैंने लिखने का काम किया है भी, सारे के सारे 15 लिखे हैं। उनमें जो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेके 9 तक कंटिन्यू रहे। याद करने का फॉर्मूला है भी 5 से 9 कंटिन्यू रहे। उसके बाद 60 रहा, उसके बाद 324 रहा, फिर 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393। ये 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ। ये 5 से 9 कंटिन्यू रहे, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद आता है 60, फिर आता है 324, फिर आता है 366, फिर आता है 367, फिर आता है 389, फिर आता है 380, फिर आता है 388। उसके बाद अगर बात करें तो 391, 92 और 93। तो ये 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है। 15 के 15 आर्टिकल कब लागू हो गए थे? तो ये 15 आर्टिकल हमारे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। हमारे जो 15 आर्टिकल है ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अगर बात करें
मूल संविधान में आर्टिकल जो है वो 395 है। भी आर्टिकल की बात करें तो मूल संविधान में आर्टिकल कितने हैं? 395 हैं। और अगर भाग की बात करें तो मूल संविधान में भाग कितने थे भी? जो पहले बनकर तैयार हुआ उस टाइम कितने थे? 22 भाग थे, आर्टिकल 395 थे। और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान में आर्टिकल कितने हैं? ये 448 के लगभग हो गए हैं। मूल तो पूछे तो 395 रहेंगे। उसमें जैसे आर्टिकल 1 की बात करें, जैसे आर्टिकल 4 आ गया भी, 51 कै जोड़ दिया, 52 कै जोड़ दिया, 53 कै जोड़ दिया, ऐसे उसके पीछे जोड़ेंगे। आर्टिकल मेंस तो 395 है, उसमें कै ख गए या ABCD जोड़ दिए गए। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल तो टोटल 395 है, उसमें बढ़ोतरी की गई भी, अलग अलग संविधान संशोधन करके आर्टिकल में परिवर्तन किया गया। तो ये ध्यान रखना, मूल तो 395 है। लगभग अगर कै ख ग की बात करें तो ये कहते हैं भी 448 के लगभग आर्टिकल है, हो गए हैं। मूल तो 395, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर भाग करें तो भाग तो मूल तो 22 ही है, और अब भाग 25 हो गए। जैसे हम 4 कै बढ़ते हैं, विभाग 4 कै, जिसमें हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाग 9 कै ख भी पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, भाग ये इन्हीं के पार्टों में जोड़े गए कै ख गए। मूल तो कितने हैं? 22 ही हैं, 22 के पार्ट बना दिए गए। जैसे 4 कै जोड़ दिया, 9 कै जोड़ दिया, 9 ख जोड़ दिया भाग। तो ऐसे अब कितने भाग हो गए? 25 हो गए। पहले 22 थे, अब 25 हो गए। 25 ऐसे नहीं भी 22 के बाद 23 आ गया, 24 आ गया, 25 ऐसे नहीं आया भाग। जैसे मैंने बताया भाग 4 तक कंटिन्यू रहे, फिर 4 कै भी जोड़ा गया है, जो हम पढ़ेंगे भी आगे, सारे भाग पढ़ेंगे तब जिक्र करूंगी। तो भाग फिर 9 कै जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से भाग अब कितने हो गए? 25 हो गए। भाग मूल तो 22 ही है, जैसे आर्टिकल 95 है, जैसे ख गया बेटा। उसके बाद अनुसूचियों की बात करें, हाँ ये एग्जाम में बहुत बार आया, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। भी वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। और मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी, 8 थी, सॉरी। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। तो ये जो मैंने आपको, अब जो हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, तो ये हमारा संविधान सभा को लेके और संविधान जो बनने तक तैयार हो गया, तो सारी की सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जो स्टैटिक्स जीके है वो भी बताने की कोशिश की है। इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। और ये संविधान जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन से 15 आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल ईजी है, 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है। और बार बार वीडियो को, और ज़्यादा लंबी बड़ी वीडियो भी नहीं दे रहे हैं। बच्चे कहते हैं छोटी वीडियो आती है, बच्चे छोटी वीडियो को जितनी बार आप 2-4 बार देखोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। और मैंने ऑथेंटिक चीज़, इतनी चीज़ अगर आप डेली रूटीन से पढ़ लेते हो तो बहुत हो जाता है। आपकी जो पोलिटी है वो 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा भाई ये 40 से 45 क्लास हो सकती हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो बोर्ड पे थोड़ी बातें मैं लिख पाती हूँ, एक्स्ट्रा लिखने की जगह नहीं होती, और इसको मैं डिलीट कर नहीं कर सकती। तो जितना मैंने बताया, जितने मैं बोल के बताती हूँ, उसको भी साथ लिख लिया करो, जो चीज़ें मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस 2-4 बार देखें भाई। और ये हमारी क्लास थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।